नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। पहले जियाउर रहमान बर्क, फिर सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान और अब असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिमों को डराकर वोट पाने की जद्दोजहद जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि भारत में मुस्लिमों के हालात हिटलर शासन वाले हैं, हिटलर शासन वाले यहूदियों जैसे हैं। भारत में मुस्लिमों की स्थिति बेहद खराब है। यहां मुस्लिमों के साथ यहूदियों जैसा बर्ताव किया जाता जैसा हिटलर करता था। ओवैसी से पहले मारिया और जियाउर रहमान भी ऐसा ही बयान दे चुके हैं, मुस्लिमों को डराने बरगलाने की कोशिश कर चुके हैं। ओवैसी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि अगर देश में हिटलरशाही होती तो ओवैसी इतना नहीं बोल पाते। बीजेपी ने ओवैसी पर आम मुसलमानों को डराने बरगलाने का आरोप लगाया है। तो खास पैनल के साथ आज तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे कि क्या वोट के लिए डराना जरूरी है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। इतनी हिटलरशाही है तो इतना बोल कैसे पा रहे हैं? अगर हिटलरशाही होती तो वैसे ही इतना बोल पाते। गैस चेंबर आखिरी लिमिट था, पिक्चर्स बनना शुरू हुए, हेट स्पीचेस होते रहे, क्योंकि ठेकेदार तो यही थे पहले। तो अब इनकी हिटलरबाजी नहीं चल रही है, ये है मसला। चाहे जितना भी मॉब लिंचिंग हो रही है, गोश्त के नाम पे मारा जा रहा है, बुलडोजर से घर तोड़े, पूरे पसमानदा है। बीजेपी ये समझ क्या रही कि आप ये हरकतें कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम लोग दुनिया नहीं देख रही है। अब देश आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ओवैसी और बीजेपी की तो मिली भगत रही हमेशा। हम कभी कोई रिलीजियस के खिलाफ नहीं है। क्या वो हिंदुस्तान के कितने हैं 1.4 बिलियन लोग हैं ना, क्या वो सिर्फ थोड़े से लोगों का प्रधानमंत्री है या हम सब का प्रधानमंत्री? 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। तो बड़ा सवाल दरअसल ये कि ओवैसी डर रहे हैं या डरा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर हम चर्चा करेंगे और भी कई ऐसे सवाल हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मुसलमान डरेंगे तभी वोट मिलेगा क्या ऐसे लोगों को? बड़ा सवाल ये है। वोट के लिए डराना क्या जरूरी है? हिटलर तय करेगा कि ओवैसी की जीत की डगर, क्या हिटलर के रास्ते ही ओवैसी की जीत सुनिश्चित हो सकती है? ध्रुवीकरण का टूल किट है हिटलर शाही क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सवालों पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय कराते हैं, फिर सवालों को उनके सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वाकई स्थिति दरअसल है क्या। संजय चौधरी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, मोहम्मद इसहाक आलम प्रदेश कोषाध्यक्ष AIMIM के मौजूद हैं, आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ नेता SP के मौजूद हैं, नदीम कुरैशी मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल ये, आप मोहम्मद इसहाक, चलिए उनका फ्रेम अभी तक नहीं मिला है तो हम संजय चौधरी से सवाल ले लेते। संजय जी, ये डराने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? असदुद्दीन ओवैसी और बाकी कुछ लोग हैं वो डराने की कोशिश करते हैं, आप लोगों का खौफ दिखाते हैं कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, हिटलर शाही चल रही है देश में, मुस्लिमों की यहूदियों जैसी स्थिति है जो हिटलर के राज में थी। ऐसा क्यों आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, ये आरोप इसीलिए लगाया जा रहा है कि ये राजनीतिक दल अब जान गए हैं कि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी का दिल खोलकर समर्थन करने के लिए आगे आ गया। देखिए, यूपीएससी का रिजल्ट आता है और उसमें 51 से ज्यादा मुसलमानों का सिलेक्शन होता है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आज देश का मुसलमान मुख्य धारा में शामिल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही। सर्वोच्च जो परीक्षा है उसका परिणाम आंख खोलने के लिए पर्याप्त। जमीन पर आप देखें, किसी भी योजना में किसी भी मुसलमान के साथ कोई भेदभाव की एक भी शिकायत अभी तक 10 सालों में दर्ज नहीं। के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जिस प्रकार से जमीन पर बिना किसी भेदभाव के साथ आ रही हैं, वो निश्चित रूप से सभी का कल्याण कर रही है। आप देखिए, जब से भाजपा ने ही
इन मुसलमानों के कल्याण के लिए योजना चलाई। क्यों 1977 तक का इंतजार होता है? जब अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं तभी मुसलमान युवकों के लिए वीजा खोला जाता है। नरेंद्र मोदी आते हैं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद मुस्लिम महिलाओं की समस्या का समाधान होता है। दंगा सबसे बड़ा आरोप लगता था, दंगे से मुक्त उत्तर प्रदेश होता है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार मुसलमान भाजपा के साथ आ रहा है, आज ओवैसी की चिंता बढ़ गई है, इसीलिए धमका रहे हैं, हौसिया रहे हैं और डर दिखाकर वोट पाने की कोशिश कर। ठीक है नदीम साहब, देश में मुसलमानों की स्थिति दरअसल है क्या? चलिए, नदीम जी से हमारे तक अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर आशीष, ये डराने की मजबूरी है क्या? क्योंकि हम देखते हैं समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता, जिया रहमान बर्क हो या फिर मारिया आलम हो, वो वोट जिहाद की बात करती हैं। जिया रहमान बर्क कहते हैं कि भाई इकट्ठा हो जाओ, मुस्लिमों की स्थिति क्या है। एसटी हसन साहब भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं, अब तो प्रत्याशी भी नहीं खैर, लेकिन फिर भी वो बातें करते हैं। ऐसा ये जरूरी है क्या कि मुस्लिमों को ये बताइए कि भाई आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ रहिए या फिर दूसरी पार्टी के साथ रहिए? देखिए, हम तो बात करते हैं ना, हम तो इस देश में रहने यानी हिंदुस्तान, लेकिन भारतीय जनता ये एक ही सिक्के के, एक हिंदुओं का डर दिखा के वोट लेना चाहता है तो दूसरा मुसलमानों का डर दिखा के हिंदुओं का वोट लेना चाहता है, क्योंकि दोनों के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। आप देखिए कि ओवैसी को जो सुरक्षा दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है ना उनको सुरक्षा। जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी उनको आपने सुरक्षा दी हुई है। तो ये टीवी पे कुछ भी बोल देना, लेकिन हकीकत तो हम जान रहे हैं ना सब लोग की क्या है। आज देश की जो परिस्थितियां हैं, तो आशीष जी सुरक्षा तो देनी पड़ेगी ना। आप कोई भी कहे कानून के हिसाब से अगर थ्रेट है तो सुरक्षा तो देनी पड़ेगी। वो तो भाई मजबूरी है सरकार की, वो सरकार के खिलाफ जो बोलते हैं उन्हें भी सुरक्षा देनी मजबूरी है सरकार की, और देती है सरकार। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई ना होकर उसको सुरक्षा दी जा रही है। अब ये ठीक है, सरकार का अपना मत है, वो जो कर रही है, लेकिन हम बता रहे हैं कि उन्होंने दी है और जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप देखिए ओवैसी ने और उसके भाई ने पहले भी कितने कैसे कैसे बयान दिए, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ हर एक हिंदुस्तानी यही चाहता है कि जो भी इस तरीके की बातें करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बात यहाँ नहीं है कि मुसलमान परेशान है, यहाँ हर एक हिंदुस्तानी परेशान है। जब आप उससे 28% मोदी टैक्स वसूलेंगे तो परेशान तो होगा ही। दूध, दही और कफन पे भी आप टैक्स नहीं। आशीष जी, मुसलमानों पर जो सोच है ओवैसी की, क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी की भी सोच वैसी, आपकी सोच वैसी है कि हाँ मुसलमान बहुत प्रताड़ित है, यहूदियों जैसी स्थिति है जो हिटलर राज में थी? मैंने कहा हम तो हर एक हिंदुस्तानी की बात कर रहे हैं। हर एक हिंदुस्तानी प्रताड़ित है। इतनी महंगाई होगी तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों ही प्रताड़ित हैं। जब नौकरियां नहीं होंगी, जब हर बार पर्चे लीक हो जाएंगे तो हर एक हिंदुस्तानी प्रताड़ित होगा। फिर चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी पार्टी से आता हो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या इस देश का वासी नहीं है? उसे क्या मिल रहा है? तो सिर्फ झंडा उठा के घूम रहा है ना। उनका मजबूरी है, उसकी प्रवक्ता की मजबूरी है कि वो उसको डिपेंड करेगा। उससे भी तो 100 रुपए का पेट्रोल खरीदना, उससे भी तो महंगी चीजें खरीदनी है। संजय जी, आप समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ मुसलमानों की स्थिति नहीं है, हिंदुओं की भी यही स्थिति है। जी के बौद्धिक ज्ञान पर मुझे बड़ी मैं क्या बताऊं, दीनता का भाव आ रहा है। सिक्योरिटी हमेशा स्टेट का टॉपिक रहती है आशीष जी, मुझे लगता है कि आप जरा पता कर लीजिए। और उनको जो सिक्योरिटी मिली हुई है वो स्टेट से मिली हुई है और आपके ही साथी कांग्रेस की दी हुई। तो नंबर एक। दूसरी, अगर अखिलेश जी को सिक्योरिटी मिली हुई है तो ये क्या वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी है क्या? तो मुझे लगता है कि तर्क ऐसे दीजिए जो व्यवहार के धरातल पर खरा उतर सके। वास्तविक बात यह है कि मुसलमानों को डर दिखाकर आज भारतीय जनता पार्टी से दूर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश को देखिए ना कुंदन भाई, रामपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का पसमंदा मुसलमान जीत कर आता है। यह बताता है कि मुसलमान अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्य राजनीति में आ रहे हैं और इससे बचने के लिए इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। और इसीलिए ये मुसलमानों को केवल डराकर, धमकाकर, धौंसियाकर, बरगलाकर भारतीय जनता पार्टी से दूर करने की बात करते हैं। लेकिन अब मुसलमान भी समझदार हो गया है और मैंने कहा कि आईएएस से लेकर और जमीन पर बैठे हुए एक मुसलमान के लिए कोई भेदभाव नहीं है।
इसीलिए ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, और इसी हताशा के कारण ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो यथार्थ के धरातल पर खरे नहीं उतरते। और इसीलिए ये जिस प्रकार की बात करें, लेकिन संजय जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी तो बहुत भ्रामक बातें कहते हैं, समाज को तोड़ने वाली बातें करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन हालांकि ये भी स्टेट सब्जेक्ट ही है, ये भी स्टेट सब्जेक्ट है, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो भी आरोप लगा रहे हैं, ये भी आरोप लगा रहे हैं। आशीष भाई, समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल, नोट कीजिए, समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल इन्हीं ओवैसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। तो इनका साथी कौन हुआ? समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल अगर ऐसा करती हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के इशारे पर ही ओवैसी ऐसा बयान देते हैं। लेकिन ऐसे बयानों से, धमकाने धौंसियाने से मुसलमानों पर असर नहीं पड़ने वाला। चलिए नदीम जी फ्रेम में दिख गए, नदीम जी फ्रेम में दिखे, मैं उनसे सवाल ले लेता हूं, फिर मैं लौटता हूं के बाद। नदीम कुरैशी साहब, देश में मुस्लिमों की स्थिति दरअसल कैसी है? ठीक है, सुरक्षित है, या फिर हिटलर राज वाले यहूदियों वाली स्थिति पूरे देश में मुसलमानों की है? देखिए, आज पूरा देश जानता है कि देश में मुसलमानों की स्थिति क्या है। आज मुस्लिमों की जो स्थिति है वो दलितों से भी ज्यादा बदतर है, ये पूरा देश जानता है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, ओवैसी साहब बहुत काबिल नेता हैं और बहुत बड़े नेता, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, लेकिन मैं उनके बयान का इसलिए विरोध करता हूं कि उन्होंने मुसलमानों को यहूदियों से जोड़ा। नहीं, नदीम कुरैशी साहब, उनका मतलब यह था कि भाई देश में चूंकि योगी और मोदी जी का शासन है, इसलिए मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। उनके कहने का मतलब यह है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं जानना चाह रहा हूं मैं, आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा हो सकती है। ये बात ओवैसी साहब नहीं कह रहे, ये बात तो खुद मोदी जी कह रहे हैं। क्या मोदी जी तो खुद अपनी मंचों से मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी जी का तो कहना खुद है कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो सभी लोगों का, जिनको वो दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है, वो आपका छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नहीं तो भाई वो संविधान के खिलाफ है ना, धार्मिक तौर पर आप आरक्षण नहीं दे सकते। वो यही कह रहे हैं ना भाई, संविधान की बात तो कह रहे हैं, संविधान से इतर कुछ कह रहे हैं क्या? संविधान के इतर कुछ कह रहे हैं क्या मोदी जी? नहीं, आप देखिए ना, एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ कहते हैं कि मुसलमानों को किसी का आरक्षण नहीं देने दिया जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मुसलमानों को उनका हक मिल जाएगा, ये मोदी जी का कहना है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि वो मोदी जी भी कहें कि भाई धार्मिक आधार पर दे दीजिए आप आरक्षण, जो संविधान सम्मत नहीं है? धार्मिक आधार पे इस देश के अंदर सारे फैसले हो रहे हैं। आज सभी संवैधानिक पदों पे धार्मिक लोग बैठे हुए हैं। नहीं तो नदीम कुरैशी, आप जो है असदुद्दीन ओवैसी का बयान का समर्थन करें, नहीं कर रहे हैं। स्थिति दरअसल क्या है देश में मुसलमानों की? एक बार फिर से संजय चौधरी के पास जाऊंगा मैं। कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों को यहूदियों से जोड़ा है। हिटलर शाही तो चली रही है देश के अंदर। आज मुसलमान देश का परेशान है, बेहाल है, बेरोजगार है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हो रहा है देश के अंदर तो संजय जी जवाब दिए जल्दी से। संजय जी देखिए, ऐसा है कि जब तथ्यों पर बात नहीं होती तो ऐसी ही बात आती है। ये कहते हैं कि धार्मिक आधार पर लोग आ रहे हैं। मौलाना आजाद का नाम सुना होगा, वो तो मौलाना थे, और मौलाना देश का एचआरडी मिनिस्टर हो सकता है। नदवी अगर कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में जा सकते हैं तो वो उन्हें स्वीकार है। देखिए, यही लोग गलत तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं, इसीलिए तर्क उनके समर्थन में नहीं जुटते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए एक साथ, सारे लोगों के साथ, सबका साथ सबका विकास की बात की है। इसीलिए इन राजनीतिक दलों को जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज ओवैसी की हालत यह है कि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी हटा दिया है। वो हार की कगार पर पहुंच चुके हैं और निश्चित रूप से ओवैसी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हार रहे हैं। इसीलिए मुसलमानों का वोट लेने के लिए इस प्रकार से डराने धमकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की राजनीति समाप्त है। अब देश सबके साथ सबके विकास के साथ आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार ये होने वाला। ठीक है,
कुल मिलाकर के देखें तो अब संजय चौधरी जी हमारे साथ हैं और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई 400 का नारा जो दिया गया उस पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। आशीष जी, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं, चूंकि प्रधानमंत्री के बयान को नदीम कुरैशी कह रहे हैं कि भाई क्यों वो कह रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ, लेकिन संविधान सम्मत नहीं है ना जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, और वो तो सिर्फ वही कह रहे हैं। अमित शाह जी ने भी कहा कि भाई आखिरी कार्यकर्ता जब तक जिंदा है तब तक धार्मिक आधार पर हम मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देने देंगे। क्या इसके साथ समाजवादी पार्टी है या इसके खिलाफ है? आशीष जी, ऑडियो नहीं मिल रहा वो बीच में ऑडियो। आशीष जी ठीक है, मैं दोबारा से सवाल दोहराता हूं। आशीष, मैं जानना चाहता हूं कि भाई मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि भाई धार्मिक आधार पर जब तक एक कार्यकर्ता बीजेपी का जिंदा है धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देने देंगे। इस बयान के साथ हैं आप, संविधान सम्मत जो आरक्षण होना चाहिए उसके साथ हैं, या फिर आप लोग चाहते हैं कि हाँ ठीक है मुस्लिमों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए? आशीष साहब, चलिए लग रहा है कि कुछ टेक्निकल दिक्कत है। संजय जी, भाई नदीम जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिमों के खिलाफ बोल रहे हैं, इस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयानों को। देखिए कुंदन भाई, मैंने पहले ही कहा हम इस लखनऊ में बैठकर बहस कर रहे हैं। लखनऊ में शिया और सुन्नी के दंगे हुआ करते थे, 18 साल तक मुहर्रम का जुलूस नहीं निकल पाता था। उसका समाधान किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी ने कराया। मुस्लिमों के बीच में भी संवाद स्थापित करके उनकी समस्याओं को दूर करने का काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। इसीलिए मुस्लिमों का विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ रहा है, और इसीलिए ये धर्म की राजनीति करने वाले लोग आज बौखला गए हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का डर दिखाकर उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करके मुसलमानों को डराना चाहते हैं। आशीष जी, धर्म की राजनीति कर रहे हैं क्या आप लोग सिर्फ? आशीष जी जल्दी से। तो अब तो पूरी दुनिया को मालूम है कि धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ही वोट मांगती है, और वो कुछ बातें ही नहीं, किसी और की कुछ बताते नहीं। महंगाई पे वो बात ही नहीं करते, बेरोजगारी जो बढ़ गई है उस पर बात ही नहीं करते। वो तो केवल राम मंदिर और उसके इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति घूमती है। फिर वो कैसे किसी पे उंगली उठा सकते हैं कि दूसरे लोग धर्म की राजनीति करते हैं? हम लोग तो अपना काम बताते हैं कि हमने ये चीजें बनाई है, अस्पताल बनाए, ये सड़कें बनाई है, मेट्रो चलाई, ये सब किया, हम बताते हैं, हम उससे वोट मांगते हैं। हम तो कभी नहीं कहते कि नहीं मंदिर यहाँ बन रहा है या वहां इस तरीके से राम के नाम पे हमें वोट दे दीजिए। अब जिस पार्टी का नारा ही जय श्री राम है, वो कह के दूसरे लोग जो है धर्म के नाम पे वोट मांग रहे, ये क्या मजाक हुआ भाई साहब? नहीं तो आशीष जी, जय श्री राम के नारे से कोई दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस पार्टी के पास अपना नारा नहीं है, जो धर्म से जुड़े एक नारे को अपना नारा बता रही है, तो वो अब मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना कि वो नारा तो धार्मिक नारा है। आप लोग धर्म का सहारा ले रहे हैं और दूसरों पर कहते हैं भाई धार्मिक आधार पर राजनीति कर रहे लोग। नहीं, हम धर्म का सहारा नहीं ले रहे, लेकिन धर्म को इग्नोर भी नहीं कर रहे। आप बताइए ना, राम जन्मभूमि के मंदिर से विद्वेष कौन रखता है? कौन राम भक्तों पर गोली चलाता है? कौन ये चाहता है कि मंदिर का निर्माण न हो? कौन ये चाहता है कि अगर लोग राम का नारा लगाएं तो उन पर गोलियां चला दी जाए? इस प्रकार से विभाजन की राजनीति हो रही है। और समाजवादी पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि वो अगर आएंगे तो महिला आरक्षण में जो आरक्षण होगा उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात अपने घोषणा पत्र में लिखने वाले लोग कहते हैं कि हम धर्म की बात नहीं करते। इनकी सारी की सारी राजनीति धर्म के आधार पर ही है, और इसीलिए मैंने कहा ना कि इनकी पार्टी की विधायक वो ओवैसी के साथ खड़ी हुई है, ये सार्वजनिक बात है। तो जो समाजवादी पार्टी अंदर खाने ओवैसी से मिली हुई है, और इनकी साथी कांग्रेस। नहीं संजय जी, तो चलिए वो तो टेक्निकल बात है ना। पल्लवी पटेल ठीक है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीती, साइकिल पर जीती, लेकिन उनकी अलग पार्टी, अलग आइडियोलॉजी और अलग ही है वो।